आज पढ़ाऊंगा सैटेलाइट। टॉपिक है हमारा सैटेलाइट। ये शब्द से बहुत फैमिलियर हो चुके हो आप, ठीक है, सैटेलाइट। लेकिन फिर भी देखो हमारी ज्योग्राफी में चाहे फिजिक्स में नाम को डिफाइन कर रखा है कि इसको प्लेनेट बोलना है, इसको स्टार बोलना है, इसको सैटेलाइट बोलना है, ठीक है, इसको कॉमेट बोलना है। तो क्योंकि वर्ड सैटेलाइट है तो सैटेलाइट का जो प्रॉपर मीनिंग होता है एक ऐसी ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमे, जो किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमे, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। प्लेनेट कोई भी हो सकता है, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर घूमने वाले को अर्थ का सैटेलाइट बोलेंगे। जुपिटर के चारों ओर जो घूम रहा होगा उसे जुपिटर का सैटेलाइट बोलेंगे, जो प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। चलो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल, जो भगवान ने दुनिया बनाई थी तो उसने बना के भेजे हुए हैं ना, नेचुरल सैटेलाइट। यदि भगवान नाम के इंजीनियर ने कोई सैटेलाइट बनाया हुआ है तो वो नेचुरल सैटेलाइट है, और भगवान के अलावा जब इंसान ने कोई बनाया है तो वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। जैसे मून है, फॉर एग्जांपल मून, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल। और आर्टिफिशियल की तो लाइन लगी हुई है, ठीक है, काफी लाइन लगी हुई है, एक नाम नहीं कई नाम हो चुके अब तो। और करंट सिनारियो में हम सब जानते होंगे एलन मस्क, ठीक है, उसकी जो कंपनी स्पेस एक्स सैटेलाइट पे काम कर रही है, लॉन्च कर रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ सालों के बाद ये जो फाइबर का नेटवर्क है ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, सिर्फ सैटेलाइट नेटवर्क ही मिले, ठीक है। चलिए, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान ने बनाए हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, जो, ठीक है ना। अब आ जाइए, इसमें मैं डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले बस आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं जो 2 नंबर में थ्योरी में पूछा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आप कहोगे सर ये क्या तीसरी कैटेगरी है क्या, 1 2 3? नहीं, ये दूसरी ही कैटेगरी का एक स्पेशल टाइप है। ये जो दूसरी कैटेगरी है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसमें से एक स्पेशल टाइप को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में पूछ लिया जाता है आपके में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो, जियो मीन्स जुग जुग जियो है या एयरटेल जियो? नहीं, जियो वर्ड का मतलब अर्थ से है। ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से स्टेशनरी अपीयर होते हैं, ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से हम यदि देखें तो, अच्छा जैसे हम सपोज करो सन को देखते हैं, सुबह देखते हैं वहां होता है, शाम को देखते हैं वहां आ जाता है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट मूवमेंट तो हो रहा है ना उसमें। सुबह देखो, अभी तो हमने ये शब्द बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट को राइज करता है और वेस्ट को सेट हो जाता है। समझ में आ गया? अब मून को भी देखोगे तो फला करवा चौथ वाले दिन यहाँ निकलता है ना, और पूर्णमासी वाले दिन वहां निकलता है ये। तो इसका मतलब मून आप अपनी जगह से देखते हो तो कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, तो वो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है ना। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक बार जो सलमान खान टाइप होते हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर दी वहीं दिखेंगे। तुमने यहां देख रहे हो, यहीं मिलेंगे, 1 साल बाद वहीं मिलेंगे, 2 दिन बाद वहीं मिलेंगे, 2.5 दिन बाद वहीं मिलेंगे। तो ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट वेस्ट पे होते हैं, जो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे फॉर एन ऑब्जर्वर जो कि अर्थ पर हो। जैसे हम अर्थ से अपने टेलीस्कोप लगा लें और देखें तो हमें हमेशा वहीं मिलेंगे वो। अब इनका कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाते हैं, क्या है ये, क्या पर्पस सॉल्व करते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो सबसे बड़ा यूज इस समय दुनिया को हो रहा है वो है कम्युनिकेशन। पता है, देखिए आप सपोज करो ये अर्थ है ना, मैंने तो सिर्फ इतनी बड़ी बनाई है, इमेजिन करो अर्थ का थोड़ा सा टकला और बड़ा बनाता हूं। मान लो आपको यहां से, इमेजिन करो सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल एंटीने के थ्रू सिग्नल पहुंचाने हैं, तो ये रहा एंटीना है ना। अब ये लाख कोशिश कर ले, कितने भी पावरफुल सिग्नल दे दे, ये अपने सिग्नल यहां नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीच में अर्थ का टकला ही बीच में आ जाएगा। देखो ये अर्थ का टकला ही बीच में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे सिग्नल भेज ही नहीं सकता, नहीं भेज सकता, यहाँ के सिग्नल यहाँ आ ही नहीं सकते। तब क्या करना पड़ता है हमको भाई, यदि ये सिग्नल यहाँ तक पहुंचाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है मान लो, और यहाँ टेलीकास्ट करना है, तो एक जो लंबा तरीका है अभी वो ये कि ये सिग्नल जहां तक पहुंचा सकता है पहुंचाने दो, यहाँ पर एक टावर और लगा दो,
लगा दी टावर, जो ये ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, फिर ये सिग्नल को ये कैच कर लेगा, कर लिया कैच, फिर इससे कहो तू आगे भेज, फॉरवर्ड कर, फिर ये फॉरवर्ड करेगा। इस तरीके से पूरी ग्लोबल अर्थ को कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये तो मैंने बहुत सस्ते तरीके से समझा दिया, आपको क्या लग रहा होगा आसान काम है? नहीं है आसान काम। हमारी अर्थ का 70% हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, समझ रहे हो? 70%, 70%। और समुद्र में ये टावर इंस्टॉल करना कोई हंसी खेल है क्या? ठीक है, 70% पानी 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 में पानी पानी हो गई है नहीं, हाँ ठीक है। तो उन जगह कैसे इंस्टॉल करोगे? फिर जो बची खुची जगह है वहां अमेज़न जैसे जंगल, घने सतपुड़ा जैसे जंगल, ऐसे जंगल है, वहां कैसे आप इंस्टॉल करोगे? कितना टफ टास्क होगा। कहीं पहाड़, अच्छा सपोज करो कहीं पहाड़ आ गए बीच में, मान लो ये पहाड़ है ना, इतना लंबा तो नहीं होगा, ये पहाड़ है, अब क्या करोगे बोलो? पहाड़ों पे टावर लगते हैं, नो डाउट, प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन बहुत टफ टास्क होता है। तो ये था सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करंटली जो यूज किया जा रहा है। फाइबर का भी काम चल रहा है, फाइबर भी बिछाए जा रहे हैं, लेकिन अब सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट देखना। जैसे ये अर्थ है आपकी, ये अर्थ है ना, यहां पर एक सैटेलाइट लिया ऊपर लॉन्च, ठीक है, ये रहा सैटेलाइट, इमेजिन करो ये सैटेलाइट है। अब यहां से यदि सिग्नल यहां सैटेलाइट पे डाल दिए जाए करके, ये यहां, तो इस पे भेज दो और ये यहां भेज देगा। अब आप बताइए कितनी अच्छी बात क्या हुई, सिग्नल यहां भेजे, इसने यहां भेज दिए। तो यानी यहां के सिग्नल यहां पहुंचाने के लिए ना तो किसी समुद्र, ना पहाड़, ना जंगली जानवर, इन सबको नहीं झेलना पड़ा, केवल ऊपर गए सिग्नल, नीचे आ गए। और देखिए, हालांकि सैटेलाइट में भी लाइन ऑफ साइट रोल प्ले करती है। एक सैटेलाइट से अब इससे तुम यहां नहीं भेज सकते। लाइन ऑफ साइट का मतलब जैसे एंटीने में भी लाइन ऑफ साइट, भाई जैसे ये एंटीना था, ये यहां सिग्नल नहीं भेज सकता, ये सिर्फ वहां भेज सकता है जहां तक इसे दिख रहा है, जहां तक इसे दिख रहा है। लाइन ऑफ साइट का मतलब जहां तक दिखेगा मैं वहां तक तो भेज सकता हूं। तो इसको ये बंदा दिख रहा होगा, यहां तक सिग्नल भेज सकता है, ये यहां क्यों नहीं भेज सकता बताओ सिग्नल? ये वाला एंटीना यहां क्यों नहीं भेज सकता सिग्नल? क्योंकि अर्थ का टकला बीच में आ रहा है, ये नहीं भेज सकता। तो ऐसे ही तो सैटेलाइट नो डाउट कि ये यहां से लेके यहां तक की रेंज को कवर कर लेगा, लेकिन यहां सिग्नल यहां नहीं भेज पाएगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी ग्लोबल अर्थ को 3 सैटेलाइट से, मात्र 3 सैटेलाइट से कवर कर देते हैं। और ये 3 सैटेलाइट पूरी अर्थ में कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी झेल सकते हैं, मात्र 3 सैटेलाइट, ना कोई रोक ना कोई टोक। कैसे? जैसे सपोज करो इसको सिग्नल यहां पहुंचाने हैं, तो ये यहाँ पे स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे भेज देगा, ये यहाँ भेज देगा, ये यहाँ भेज देगा, ये यहाँ भेज सकता है। ये देखो, आप गौर से देखो, ताना बाना ये जो मैंने बुन दिया है, केवल इन 3 सैटेलाइट से पूरी अर्थ पे सिग्नल भेजे जा सकते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भविष्य आपको दिख ही रहा होगा कि फ्यूचर यही है कि क्यों हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ओर मूव कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड करेगी। हालांकि सैटेलाइट में एक दिक्कत है, दिक्कतें बहुत हुई अभी अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं हुई है। आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने का खर्चा, फिर दूसरा बाई चांस सपोज करो 1 साल बाद इसमें कोई दिक्कत आ गई, इसमें कोई दिक्कत आ गई, अब क्या होगा? यहां से आदमी भेजो ऊपर जाके कहने लगे कि मैं पेचकस भूल गया नीचे, ओ शिट है, पेचकस भूल गया मैं, टेस्टर भूल गया मैं, कैसे ठीक करूं? एक्चुअली आज की डेट में सैटेलाइट में यदि कोई कमी आ जाती है तो सैटेलाइट को रिपेयर करने में उतना ही खर्चा आता है, इतने में तो हम नया सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, हटा साउंड की हटा, चल हटा ये चीज कुछ। लेकिन धीमे धीमे ये चीजें दूर होंगी, नो डाउट, ये भी हम मानते हैं। तो पहले सैटेलाइट की बात सुन ली मैंने कि सैटेलाइट किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। अब मैं जो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनना, उसे समझ गए तो इसके संग ये टॉपिक फ्री, सीरियसली इसके साथ ये वाला टॉपिक फ्री 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 फ्री। अब मैंने आपको क्या बोला कि सैटेलाइट की मदद से आज कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत हैवीली हो रहा है और बहुत कन्वीनियंटली हो जाएगा। और मात्र 3 सैटेलाइट से पूरी ग्लोबल अर्थ को कवर किया जा सकता है। अब इसमें हाँ एक दिक्कत समझना, सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, और सपोज करो मेरे चौक को ही ले लेते हैं ना, ये चौक को थोड़ा आधा कर देता हूं, ये जो चौक है ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब यहां जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है उस हिसाब से
यहाँ के सिग्नल यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेशन बनना है, देखो ये स्टेशन बनना है, ये यहाँ सिग्नल देखो ये है ना, ये निशान मार दिया मैंने, तो ये सिग्नल इसको दे रहा है, आराम से खूब बढ़िया से मैच देख रहे हो। लेकिन समस्या क्या है पता है? समस्या तो ये है, पिक्चर अभी बाकी है, अर्थ तो अपनी जगह पे घूम रही है। सोचो, ये तो सिग्नल गए, सिग्नल तो गए, सिग्नल तो गए, क्योंकि आपका जो एंटीना था, जो यहाँ क्या, यहाँ पे भी तो एंटीना होगा, रिसीवर यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर भी तो होगा। तो अब पता ना, पहले तो बिल्कुल कैलिब्रेशन था, बिल्कुल बकायदा है ना, पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो रहा था, आराम से कनेक्शन आ रहा था। अब ये तो अर्थ घूम गई, ये तो घूम गई। अब तो 24 घंटे बाद सिग्नल मिलेंगे आपको। अब जब ये घूमते 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 वापस यहाँ आएगा, हाँ सिग्नल आ गए, फिर थोड़ी देर के लिए आएंगे, फिर गायब, फिर 24 घंटे बाद। तो बोलो समस्या है कि नहीं? समस्या है या नहीं है? जल्दी बोलो भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समस्या समझ में आई या नहीं आई? समस्या समझ में आई कि नहीं? मैंने अच्छी बात तो बहुत कर ली, गंदी बात भी, उसके कॉन्स भी तो समझिए कि क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो यदि तुमने यहाँ सैटेलाइट लगा दिया और यहाँ सिग्नल ले रहे हो, तो प्रॉब्लम तो ये, अर्थ तो घूमती रहेगी, अर्थ से थोड़ी नहीं कह सकते बहन प्लीज रुक जा, है ना? नहीं, लेकिन हमारे पास दिमाग, अरे छोटा सा दिमाग लगाना है। यदि ये जो एंटीना है यहाँ पर, ये जो स्टेशन है ना, ये जो है, यदि, और ये सैटेलाइट है, यदि सैटेलाइट को भी उसी के साथ घुमाया जाए, अब सोचना, सैटेलाइट भी उसी के साथ घुमाया जाए, सैटेलाइट भी उसी के साथ घुमाया जाए, हो गया काम। अब सोचो, यदि जिस तरीके से अर्थ घूम रही है उसी तरीके से सैटेलाइट भी घुमाया जाए, यानी ये जो स्टेशन है उस स्टेशन को सिंक्रोनाइज करते हुए ही, मैच करते हुए सैटेलाइट भी घुमाया जाए, अब आप बताओ यहां के रेस्पेक्ट इस सैटेलाइट को आप यदि देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? समस्या का समाधान मिल गया ना? मिल गया कि नहीं मिल गया? कि यार सैटेलाइट को भी हूबहू ऐसे ही कॉन्सेप्ट दो कि वो भी उसके साथ एग्जैक्टली मैच करते हुए घूमे। तो इसीलिए, क्योंकि अब ये और ये एक जैसी स्पीड से घुमाया जाएगा, तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट ये स्टेशनरी नजर आएगा। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ सैटेलाइट आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सीरियसली बताता हूं, जिसने ये बात समझ ली उसको ये टॉपिक मुफ्त में मिल गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ घुमाए जाए। अर्थ, मेरे ध्यान देना, अर्थ भी घूम रही है। एक काम करता हूँ, 4-5 निशान लगा देता हूँ, तभी पता चल पाएगा कि घुमा रहा हूं या नहीं मैं, है ना? हाँ, 4-5 निशान लगा दो, तब पता चलेगा आपको कि ये मैं घुमा, इसे भी घुमा रहा था अर्थ को। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी ये जो मेरे हाथ में था वो था, आर दो सैटेलाइट which appears to be at rest from the earth's surface and these satellites are used for communication purpose। अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी होगी, वो अब आसान है, वो अब आसान चीज है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में मेनली तो 2 होती है, लेकिन हम उसे 3 करके पढ़ा देते हैं। मेनली 2 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेकिन 3। पहली बात, कितनी आसान, देखो जो यहां बताना, जितनी देर में अर्थ ने एक रोटेशन पूरा किया होगा। अच्छा, इसमें मैं ए लिख देता हूं, ए किसी निशान पर ए लिख दे दिया, है ना, किसी एक निशान पर। स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ए के साथ साथ है ना यू। तो आप गौर से देखना, जितनी देर में, देखो ये ए आ गया आपके सामने, ए, जितनी देर में अर्थ ने एक रोटेशन पूरा किया, जितनी देर में अर्थ ने अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा किया, उतनी देर में सैटेलाइट ने एक रिवॉल्यूशन पूरा किया। ध्यान रखना, मेरे दोनों शब्दों को ठीक से सुनना। अर्थ के लिए मैं यूज कर रहा हूं रोटेशन, और सैटेलाइट के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं रिवॉल्यूशन। जितनी देर में अर्थ ने एक रोटेशन पूरा किया, उतनी देर में इस सैटेलाइट ने अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा किया। यदि आपको वाकई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही लॉन्च करने हैं, तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलो, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जो कि कितना होता है? 24 आवर।
ठीक है, हालांकि मैंने जो मुंह से बोला वो नोट्स में तमीज से लिख रहा है, एक बार फिर से बोल देता हूं, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, और ढंग से लिख दूं, टी ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बराबर होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, ये बराबर होना चाहिए, जो कि किसके बराबर है, 24 आवर, 24 आवर के बराबर है। और दूसरी चीज मैंने कहा ना, मेन चीज आप समझ चुके, मेहनत का काम हो चुका, बाकी तो जबरदस्ती की चीज है। अब देखो ये कंडीशन समझ में आ गई, यदि आपको वाकई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, एक तो ये हो गई, दूसरी बताना, अब कोई उंगली कर दे, चुल कर दे, हाँ सर मैं 24 घंटे रखूंगा इसको, 24 घंटे के अंदर रिवॉल्यूशन करा दूंगा। अब अर्थ को तो वो यूं घुमा रहा है, अर्थ को वो क्या घुमा रहा है, वो तो घूम रही है, आप तो जानते हो ना, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है, इसीलिए सन रिलेटिवली हमें ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखता है। ध्यान रखिएगा, बचपन से हमें गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य तो उगता ही नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह पर है, वो तो अर्थ घूम रही है, जिसकी वजह से सूर्य को हमें रिलेटिव मोशन महसूस होता है। जैसे हम आगे जाते हैं तो पेड़ पीछे जाते हुए महसूस होते हैं, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से सन हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखता है। तो हाँ सुनिए, तो दूसरी प्रॉपर्टी, जिस सेंस में अर्थ घूमेगी उसी सेंस में सैटेलाइट घूमना चाहिए, ये नहीं कि अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है ऐसे और सैटेलाइट आप ऐसे घुमा रहे हो, सर नहीं 24 घंटे रखूंगा आप टेंशन मत लो, नहीं, जिस सेंस में अर्थ घूमेगी उसी सेंस में सैटेलाइट घूमेगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नॉट एवरी सैटेलाइट, हर सैटेलाइट के लिए शर्त नहीं है ये, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि मैं अर्थ का एक थोड़ा सा डायग्राम लू, ये अर्थ, ये अर्थ है ना, और ये अर्थ के इक्वेटर, ठीक है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना, वो इक्वेटोरियल प्लेन में ही लॉन्च होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, ये रहा सैटेलाइट। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन समझने की कोशिश करो, फिर गंदा सा बना है, कहीं गलत सेंस ना ले जाओ, यानी एक मिनट में दोबारा बताता हूं, मतलब सैटेलाइट यूं नहीं रिवॉल्व कर रहा, ऐसे समझो, यहां पे नहीं रिवॉल्व कर रहा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, इस वाली ऑर्बिट में, किस वाली ऑर्बिट में, जिस पर अर्थ की खुद की इक्वेटर है, ऐसे समझो, शायद अब समझ में आया होगा। मतलब सैटेलाइट यहां नहीं रिवॉल्व करते, यहां नहीं रिवॉल्व करते, यहां रिवॉल्व करते हैं, इससे ना मैक्सिमम कवरेज एरिया कवर होता है, मैक्सिमम अर्थ कवर होती है कम्युनिकेशन के दौरान, मैक्सिमम अर्थ कवर होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो सैटेलाइट यहां नहीं रिवॉल्व करेगा, यहां नहीं रिवॉल्व करेगा, यहां रिवॉल्व करेगा। शायद समझ गए ना फिगर से कि नहीं, ऊपर वाला तो गंदा बना था, लेकिन आप बताइए इससे समझे या नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कवि क्या कहना चाह रहा है कि सैटेलाइट का जो प्लेन होना चाहिए वो इक्वेटोरियल प्लेन होना चाहिए, इक्वेटर के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं बीच में घूमना चाहिए। और ये तीसरी बात होगी। चौथी बात भी है, ये जो हाइट होती है ना, जैसे सपोज करो ये सैटेलाइट है, कौन सा वाला, जियो स्टेशनरी, तो इसकी जो हाइट होती है, ये वाली हाइट ये एच नियरली 36,000 किलोमीटर है। ये एमसीक्यू के लिए याद कर सकते हो, ये सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ये सैटेलाइट है तो अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पर होते हैं लगभग ये। हालांकि अभी मैथ के दौरान पता भी चल जाएगा ये हाइट कैसे कैलकुलेट हुई थी। तो चलिए, ये था 2 नंबर की थ्योरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, कहानी खत्म करें इसकी। समझ में आ गया नहीं, जल्दी बोलो समझ में आ गया। ये 2-3 पॉइंट इसके, टाइम पीरियड वाला, वेस्ट टू ईस्ट वाला, इक्वेटोरियल प्लेन वाला, केवल एक शिवेश को समझ में आया बस। हाँ लिखने में, यस लिखने में कितनी देर लगती है। चलिए ओके, आगे चलो, अब तो काफियों को आ गया। अब आ जाइए, यहां थोड़ी मैथमेटिक्स चलेगी अब, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी बात, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है आज। और हाँ, अब आपकी जो क्लास चलेंगी ना, वो उसी फेज में चलेंगी जैसे चलती थी, TTSS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, क्योंकि अब मैं थोड़ा 12th को बीच में जो है ना, फिर जब रेगुलर करनी होगी मैं रेगुलर कर दूंगा। अब आ जाइए,
देखिए ये रहा हमारी अर्थ मान लें या कोई भी प्लेनेट मान सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कोई प्लेनेट और ये रहा आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी हो सकता है। ये जो मैं डॉट 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 बना रहा हूं ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट किसकी? सैटेलाइट की। ये रहा सैटेलाइट, एस लिख दूं इसे, एस फॉर सैटेलाइट, और ये पी, पी फॉर प्लेनेट। सैटेलाइट बोलते हैं उनको है जो प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं। माना ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर, यहां से यहां तक दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर। हालांकि अब स्मॉल आर को हम ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। माना यदि ये डिस्टेंस आर है, रेडियस ऑफ प्लेनेट ये इतनी रेडियस ऑफ प्लेनेट, और ये हाइट एच है मान लो, तो फिगर में एक चीज दिख रही होगी ना आपको कि ये वाला आर कैपिटल आर प्लस एच है। सिंपल देख सकते हो, ठीक है। ये जो आर है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने आर बोला हुआ है, जो कि आर प्लस एच का टोटल है। ठीक, अब आ जाइए बीइंग ए साइंटिफिक स्टूडेंट, अब तो एक चीज फटाफट समझ में आ जानी चाहिए कि यदि कोई चीज सर्किल में घूम रही है ना, घूम रही है तो पक्का उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रही होगी, है ना। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन, छोड़ो सर्कुलर टर्न नहीं ले सकता। सर्कुलर तो यानी नो डाउट सैटेलाइट पर पहली बात, ठीक है, ठीक है। जो सैटेलाइट हम पढ़ रहे हैं, ये जो सैटेलाइट है तो पक्का इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि घूम रही है। तो अब हम ये देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के पैसे कहां से आए। जो लोग मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे समझाया हुआ है। शिवेश ने आंसर भी दे दिया। द सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो दे रहा होगा, कहीं से तो आई होगी। तो कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। और जब मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स समझाई थी तब ये भी कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो देखिए पता ना, ये सैटेलाइट है और ये प्लेनेट है। ये प्लेनेट इस सैटेलाइट को अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा होगा कि नहीं? एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ये प्लेनेट इस सैटेलाइट को अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा होगा, वही G m1 m2/r²। तो फिर खींच खाच के छुट्टी करे ना, इसको खींच ले छुट्टी करे खत्म करे। खींच क्यों नहीं पा रहा? तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये जो खींचने वाली फोर्स है वो खींचने की बजाय घुमाने में खर्च हो रही है। यानी ये जो एफ जी है यही है सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी एफ सी ये जो एफ सी आ रही है वो एफ जी से आ रही है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो नए बच्चे हैं शायद यहाँ उनको तकलीफ हुई होगी, ठीक है, लेकिन बाकी पुराने बच्चों को क्लियर आ रहा होगा कि ठीक है। ये पहली बार टॉपिक मैंने पढ़ाया था, कहां पे किसी को ध्यान हो तो व्हीकल्स ऑन लेवल रोड, ठीक है। चलिए बस, अब इसके अलावा बाकियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। अब इसके बाद बताना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जो घूम रहा है उसका मास, जो घूम रहा है उसकी स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा ये जो स्पीड है ये क्या है? स्पीड, ये वो स्पीड है जिस स्पीड से सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। तो हम इस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड भी बोल देते हैं। ऑर्बिटल स्पीड, कुछ दिनों पहले एक वर्ड था एस्केप स्पीड। जिस स्पीड से एस्केप हो जाए, जिस स्पीड से फेंकने से एस्केप हो जाए, भग जाए, वो एस्केप स्पीड। और जिस स्पीड से वो घूम रहा हो वो ऑर्बिटल स्पीड, वीओ, ऑर्बिटल स्पीड। जिस स्पीड से वो घूम रहा हो, तो वीओ डाल दिया, खाली वी भी लिख सकते हो, ओ फॉर ऑर्बिटल, जैसे वीई, ई फॉर एस्केप। तो बताना, अब लिख देता हूं कि वो जो एफ सी है वो कहां से आ रही है? एफ जी से। तो एफ सी क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला वही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बस वी की शक्ल वी नॉट हो गई और आर माने उस सर्किल की रेडियस। तो इस सर्किल की रेडियस तो आ रही है क्योंकि ये जो सैटेलाइट है वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, और इसकी ऑर्बिट की रेडियस आर है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? जी कैपिटल एम, m1 m2। एक मास प्लेनेट का हो गया, मान लो इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास तो स्मॉल एम है ही है, एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक मास प्लेनेट का, एक मास सैटेलाइट का, अपॉन आर स्क्वायर। तो सैटेलाइट के मास से सैटेलाइट का मास कट गया, एक आर कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर आ रहा है जी एम अपॉन आर। देखना, जी एम अपॉन आर। ध्यान रखना कौन सा वाला मास सर्वाइव कर रहा है? प्लेनेट का मास सर्वाइव कर रहा है, सैटेलाइट का तो कट गया। यानी बार बार बोलूंगा मैं, इसमें जो मास आ रहा है वो प्लेनेट का मास आएगा इस पूरी कैलकुलेशन में।
क्योंकि सैटेलाइट के मास ने तो एक दूसरे को काट दिया इक्वेशन के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया v नॉट स्क्वायर इक्वल टू जीएम अपॉन आर। तो यहां से ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ गई आपके सामने, अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। अब एस्केप स्पीड और इसमें मैच मत करना, उसमें 2gm अपॉन कैपिटल आर आता था, उससे मैच मत करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या लिख सकते हो, जी एम और ये आर 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 प्लस एच, ऐसे लिख दो ज्यादा से ज्यादा। इसी में एक स्पेशल केस है पर वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, मान लो कुछ सैटेलाइट बिल्कुल यही घूम रहे हो, यही पास में नियर बाई ऑर्बिट में, जो अर्थ के बहुत पास घूम रहे हो। सैटेलाइट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, हर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता। ठीक है, कुछ न्यूज पर्पस के लिए, कुछ जासूसी करने के लिए भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं ना। तो यदि कुछ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो तो इसका मतलब क्या होगा, यानी इफ आपका एच बहुत छोटा हो, समझ गए ना, ज्यादा हाइट के सैटेलाइट नहीं हो, इफ एच इज लेस देन आर, तो फिर आप जानती हो फिर आर प्लस एच को नियरली इक्वल टू आर लिख दोगे, एच कैन बी इग्नोर, है ना। तो फिर ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है अंडर रूट जीएम अपॉन आर, क्योंकि एच इग्नोर हो जाएगा। पर ये कोई यूजफुल फॉर्मूला नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बढ़िया तो यही फॉर्मूला है, ये तो ये था हमारा किसका फॉर्मूला, किसका, ऑर्बिटल स्पीड का। ऑर्बिटल स्पीड इसको चूल्हे में भी जाने दे सकते हो यदि आप यहां तक नहीं जाना चाहते तो। दूसरी हेडिंग है, मान लो आपसे कोई एंगुलर मोमेंटम पूछे तो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट, क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल में घूमने वालों का सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एमवीआर, याद है कि नहीं याद, एमवीआर जो सर्किल में घूम रहे होते हैं, बस वी की जगह वी नॉट लिख सकते हो यहाँ, क्योंकि उसकी जो स्पीड है सैटेलाइट की वो वी नॉट लेट की जा चुकी है। एम किसका मास, सैटेलाइट का, वी नॉट, और आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तीसरा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी। क्या बात का टाइम पीरियड, टाइम टेकन यहां से शुरू होके यहीं पे खत्म होने का वक्त, यहां से शुरू होके यहीं पे खत्म होने में जो लगने वाला समय है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक, तो बेटा बचपन से ही टाइम का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो, सिंस टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इसका मतलब यदि मुझे पूरा टी निकालना है, यहां से यहां तक कितना वक्त लगा उसे ये टी निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी 2πr, और स्पीड v ऑर्बिटल। चेक करना है ना, t बराबर 2πr अपॉन v नॉट। इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। आप यहीं पे भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें एक नोट बताता हूं आपको, एक एक्स्ट्रा नोट इसी में, कि टाइम पीरियड निकालने के लिए तो आपका काम ऐसे हो जाएगा कि ऐसे निकाले ना कितना टाइम पीरियड, फिर भी एक चीज इसमें यूज की जा सकती है, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो। ऐसी क्या खुजली हुई सर को कि स्क्वायर कर दिया, वो मैं बताऊंगा अभी। देखो इधर टी स्क्वायर हो गया, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर वी नॉट। एक्चुअली वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे खुलेआम रख देंगे हम, और रूट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही करता है ना, यहाँ पे मुझे वी नॉट की वैल्यू रखनी पड़ती है, और वी नॉट की वैल्यू रूट में है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर कितना हो गया, जी एम अपॉन आर, ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर जी एम अपॉन आर है। ये आर ऊपर चला जाएगा, तो बेटा पलक झपकाए देखना, जब ये आर ऊपर पहुंच जाएगा तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आर क्यूब हो जाएगा। दोबारा दिखाऊं या हो गया समझ में? देखो ये था वी नॉट स्क्वायर, चलो मैं यहां लिख देता हूं, अगले स्टेप में कर देता हूं, 4 पाई स्क्वायर जी एम, और यार ऊपर पहुंच के हो गया आर क्यूब। तो अब आप बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन को गौर से देखो, 4 पाई जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 4 कभी नहीं बदलता, पाई कभी नहीं बदलता, जी कभी नहीं बदलता, और ये एम किसका मास है, एम है प्लेनेट का मास, तो देयरफॉर फॉर गिवन प्लेनेट, लो मैंने प्लेनेट भी गिवन कर दिया, फॉर गिवन प्लेनेट, यानी प्लेनेट फिक्स हो, प्लेनेट है कि
हम एक ही प्लेनेट डिस्कस करें, एक ही प्लेनेट के कई सारे सैटेलाइट डिस्कस करें, तो बताना ये प्लेनेट, एक सैटेलाइट ये रहा, और मान लो एक सैटेलाइट ये रहा, ये भी तो घूम सकता है ऐसे। लो मैं अलग फिगर बनाता हूं, ये रहा प्लेनेट, एक सैटेलाइट ये घूम रहा है, ये रहा एस फॉर सैटेलाइट S1, एक ये दूसरा सैटेलाइट घूम रहा है S2। तो बताइए यदि मुझे इस सैटेलाइट 1 का टाइम पीरियड निकालना पड़े तो मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा कि 4π² GM/R3। और जब मुझे इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना होगा तो भी इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो आप इन दोनों सैटेलाइटों में गौर से देखना, इतना पोर्शन एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा, जो ब्रैकेट का पोर्शन है वो दोनों के लिए एक जैसा आएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के लिए 4 वही, पाई वही, G वही, और M फॉर सैटेलाइट का मास नहीं, सैटेलाइट का मास तो यहां कट गया, जिस प्लेनेट के चारों ओर घूम रहे उसका मास। तो यानी ये दोनों सैटेलाइट एक जैसे ही प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक जैसा, तो इसका मतलब T²R³ के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको अजीब सी लग रही होगी कि इसमें क्या नोट करने वाली बात है, पर ये प्रूव करने के लिए आती है कि साबित करिए कि फॉर अ गिवन प्लेनेट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट। ये प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, ये कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। और बाद में देखना अगली क्लास में जो लास्ट है इस चैप्टर का, मैं एक दिन रख रहा हूं इसलिए ताकि बच्चे कुछ सवाल भी करा लूं, कराने को तो थोड़ा और 1 घंटे एक्स्ट्रा लूंगा, हो जाएगा आज ही हो जाएगा ये चैप्टर, लेकिन नहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। तो स्क्वायर, तो अगली क्लास में आप केपलर का थर्ड लॉ जब पढ़ोगे, केपलर का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल यहीं से आया है, ठीक है। T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। लेकिन ध्यान रखना शर्त क्या है इसमें, अच्छा बताओ कौन बताएगा क्या शर्त है? शर्त है इसमें, हर बार नहीं है, कंडीशन अप्लाइड, अभी बताई थी मैंने, देखता हूं कितने अच्छे से नोटिस करते हो। इस फॉर्मूले को यूज करने की शर्त ये है, बोलो बोलो, हाँ शुभम ने ठीक बताया, दिया ने ठीक बताया, वेदरवी ने भी सेम ठीक बताया, जब प्लेनेट सेम हो फॉर अ गिवन प्लेनेट, क्योंकि चलो 4πg तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m तो तभी कांस्टेंट होगा ना जब आप प्लेनेट एक ही लोगे। चलिए अब आते हैं इसमें, तीसरी हेडिंग हो गई टाइम पीरियड की, चौथी है हाइट ऑफ सैटेलाइट। आपको बेटा अगली मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, अभी इसमें आज के टॉपिक में तो भी रहेगी काफी। हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट स्मॉल h, ये जो h है ये वाला h, तो बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला उठा देता हूं, देखो ये वाला, यहां से R³ कितना आया, मैं इसको R³ में एडजस्ट कर रहा हूं, R³ आया GM/4π²T², ठीक है। मैंने ऐसे ही क्यों दिल आया, क्योंकि मेरा जो h है वो R में फंस रहा है, हमारा दिल तुम्हारे पास है, हमारा h R के पास है, ठीक है, वही तो R³ इक्वल टू ये लिख दिया, तो क्यूब रूट हटा, अब यहां से क्यूब हटाना है तो यहां पे पावर 1/3 देनी पड़ेगी। होपफुली समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप कि यहां से पहले R³ को एडजस्ट कर लो, फिर R की पावर हटा दो, इस R को ऐसे लिख दो R+H, R+H इक्वल टू GM/4π²T² की पावर 1/3, ओके। और कैपिटल R को वहां ले जाओ, देखो देखो कैपिटल R को वहां ले जाता हूं तो -R, ये है हमारी हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। हालांकि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पैनिक मत करना, ये सीधे सीधे ड्राइव करने को आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल बिना कैलकुलेटर के हो नहीं सकता, मेरे से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊट पटांग वैल्यूज होती है, GM/4π² जो डिवाइड करना, T² से मल्टीप्लाई करना और फिर साला क्यूब रूट निकालना, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे, ठीक है। प्रूफ करने को आते हैं कि हाइट निकाल के या एक्सप्रेशन को ड्राइव करो। अच्छा अब आ जाइए, इसमें एक MI नोट, एक्स्ट्रा नोट, इसी में आपको ध्यान है, अभी जब मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ा रहा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। तो मैंने एक बात बोली कि ये आया कहां से, अब बताता हूं। ये फॉर्मूला आप किसी भी सैटेलाइट की हाइट निकालने के लिए यूज कर सकते हो।
किसी भी सैटेलाइट की, बशर्ते आपको उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता हो। अब जियो स्टेशनरी के केस में आपको पता ना, इसमें मौजूद सारी चीजें पता है या नहीं पता, एक बार चेक कर लो। यदि मान लो ये फॉर्मूला मुझे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट निकालने के लिए यूज करना हो, और इमेजिन करो आपके पास कैलकुलेटर है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो बिल्कुल ठीक विदर्भी शिवेश, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको जी पता है, 4 पता है, पाई पता है, और एम, एम किसका मास, प्लेनेट का मास, यानी अर्थ का मास आपको पता है, रेडियस ऑफ प्लेनेट पता है, टी 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 भी पता है, जियो स्टेशनरी का तो टी भी पता है, 24 आवर जियो स्टेशनरी का। तो जब वो वैल्यूज इसमें रखते हैं तब H36,000 समथिंग आती है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं याद पूरा, लेकिन हम रफली 36,000 किलोमीटर बोलते हैं। आगे समझ में नहीं आ गया ये बात समझ में आ गई कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट इस फॉर्मूले से निकली है, क्योंकि ये सारे डाटा हमें पता है, इसमें रखो और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट निकाल लीजिए। तो ये हो गया, पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। बाकी उसमें नोट्स में तो लिख ही रहा होगा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के, एक स्क्रीनशॉट, वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में है, ठीक है। ये हो गई हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब एक काम करते हैं, अगली हेडिंग के लिए अगली मीटिंग ज्वाइन कर लो। तो अब इसी सिनेरियो में एक और हेडिंग है, एक हेडिंग और है, और मैं भी इसको नहीं काट पीट रहा इतना, ठीक है। अगली हेडिंग है टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्बिटल स्पीड पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हो, पहली प्रायोरिटी पे ऑर्बिटल स्पीड, और दूसरी प्रायोरिटी पे ये जो नेक्स्ट हेडिंग है कि टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट या रिवॉल्विंग सैटेलाइट। देखिए टोटल एनर्जी को इजी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सैटेलाइट को गौर से देखो, आप अपने आप बताइए, ये तो खैर बच्चा ही बता देगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब वो घूम रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी। मुझे ये बताइए इसमें पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, ये बताइए आप। थोड़ा सा जो आपको सोचना है ये बताइए, पोटेंशियल एनर्जी है, और पता है कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो 2 मास बॉडियों में होती है। एक मास बॉडी ये रही, एक ये रही, है ना। और इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ रहे हो आप, एक मास बॉडी प्लेनेट है और एक मास बॉडी सैटेलाइट है। तो देखिए यदि मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं पहले, तो काइनेटिक एनर्जी लगेगी हाफ mv², mv0²। किसका मास, सैटेलाइट का मास। किसकी स्पीड, सैटेलाइट की स्पीड, तो हाफ mv², ठीक है। तो हाफ की जगह हाफ, m की जगह है v0², इसलिए नहीं मिटाया था मैंने इसीलिए नहीं मिटाया था, ठीक है। ये क्या हो गया, gm/, ध्यान रखना ये स्मॉल m है सैटेलाइट का मास, और जब ये खोलते हो आप तो इसमें प्लेनेट का मास आता है। तो इसको थोड़ा वेल अरेंज कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी आ रही है G कैपिटल M प्लेनेट का मास, स्मॉल m सैटेलाइट का मास अपॉन 2r, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी निकाले हम। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, -Gm1m2/r, याद करो, -Gm1m2/r। m1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, प्लेनेट, m2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, सैटेलाइट, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, वो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कितना आसान है। अब इसमें एक चीज और, वो ये जनरली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपस में कोई लिंक नहीं होता, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, आपस में। लेकिन सैटेलाइट और एक इलेक्ट्रॉन के केस में एक स्पेशल कनेक्शन होता है इनमें। गौर से देखिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, गौर से देखिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को। यहां पर सैटेलाइट के केस में जी इसमें है, जी इसमें, एम 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 आर आर है कि नहीं, कितना कनेक्शन मिल गया। और कनेक्शन ढूंढना तो एक काम करो, किसी में से किसी को डिवाइड कर दो। मान लो मैंने पी को के से डिवाइड करने की सोची, लेट कि पी को काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करते हैं। पी का फॉर्मूला यहां -G कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन r है, और काइनेटिक एनर्जी को उल्टा लिख देता हूं यहां 2r Gm m डिवाइड करने के लिए।
तो GMM आर आर -2 आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ रही है -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझने की कोशिश करिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी की दुनिया अलग, काइनेटिक एनर्जी की दुनिया अलग। लेकिन सैटेलाइट के केस में आपने क्या नोटिस कर रहे हो आप, कि पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कंडीशन अप्लाइड है, ये जो रिलेशन है, आप एवं मैंने चौक फेंक दी तो इसके लिए नहीं लगाओगे, कभी नहीं लगाओगे, सिर्फ सैटेलाइट। और लेटर ऑन 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन जहां लगेगी वहां तो लगा ही सकते हैं ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो चलिए, हमारी हेडिंग कमिटमेंट तो ये था ना, टोटल एनर्जी निकालेंगे। चलिए, टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, पीई प्लस केई करके टोटल एनर्जी ऐसे निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो या तो दोनों के फॉर्मूले रख दो, या फिर एक स्मार्टनेस में ऐसे रख दो, पीई। अच्छा, ऐसा हो सकता है इसमें ई कॉमन आ जाए, पी प्लस के ई कॉमन, ई से ई कट गया, सही है ये, देखना सही लग रहा है मुझे तो। अरे नहीं, फिर क्यों, गलती क्या है इसमें, ई कॉमन आ गया, फिर ई से ई कट गया, ऐसे नहीं करना है, नहीं ऐसे नहीं करना। तो चलिए, ई की जगह ई, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं ये रख रहा हूं रिलेशन, -2 ऑफ के ई और प्लस के ई की जगह रख दू के ई। मैंने क्या किया, आराम से तसल्ली से देख लो, मैंने ये जो रिलेशन ढूंढा है पीई और के ई के बीच में, मैंने वो पीई की वैल्यू रख दी है, ठीक है, पीई की वैल्यू। तो एक ये -2 के ई है, ये 1 के ई है, तो एक फिर भी कट गया, एनर्जी इक्वल टू -के ई। ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया, जिन पे मैं बॉक्स मार रहा हूं ये रिलेशन आ गया। अब एक काम कर सकते हो, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस और काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, GMM/2R माइनस GMM/2R, दिस इज टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है। इसके सवाल है, कुछ है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। एक्चुअली वो सवाल कराना तौहीन है टीचर की, क्योंकि वो फॉर्मूले बेस्ड है। बताना 11th लेवल में मैं अपनी बताता हूं, मैं उन न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल नहीं मानता जिसमें जैसे कहा मैंने फॉर्मूला पढ़ा है ½ इमेजिन करो, और सवाल में दे रखा है मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है, और आपसे कहा काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो ये कोई सवाल थोड़ी नहीं हुआ, ये तो आप कर ही लोगे, बताना टोटल एनर्जी तो आप निकाल ही लोगे। अब सुनिए, मैं एक कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं आपके लिए, आपको वो दूर करना है। अच्छा, यहां देखना, चाहे यहां देख लो, के इक्वल टू माइनस के है, तो के इक्वल टू माइनस ई, ये ट्रू है या फॉल्स है, एक सही है गलत है ये बताओ। यदि ये सही है तो ये भी तो सही होगा, यदि ये सही है रिलेशन तो ये भी सही होगा। चलो, मैं यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, ये क्या बवाल है। काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो वरना लाजमी है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -E, ये तो ये निकाल के दे रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। सोचो, मैं जब तक वीडियो पॉज कर देता हूं, है नहीं, कोई और है कि काइनेटिक एनर्जी कहती है कभी नेगेटिव नहीं आती, ये तो कह रहे हैं नेगेटिव। तो एक्चुअली आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने किया इसलिए होना स्वाभाविक है। एक्चुअली मुझे ये बताइए, यदि टोटल एनर्जी -5 जूल हो, टोटल एनर्जी -5 जूल हो, ई की जगह -5 रखना, इमेजिन करो, ई की जगह माइनस रखोगे, एक माइनस पहले से, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आ सकती। एक्चुअली यहाँ टोटल एनर्जी ही नेगेटिव है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं रफली, कि इस सिनारियो में मान लो काइनेटिक एनर्जी, आप यहां देखिए, G पॉजिटिव, कैपिटल M, स्मॉल m, 2R सब पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी यदि मान लो 5 जूल है, इमेजिन कर लो इस सिनारियो में काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी,
पोटेंशियल एनर्जी आएगी -2 का मल्टीप्लाई कर दो काइनेटिक एनर्जी में, तो आप बताओ कितना आएगा। इस रिलेशन का प्रयोग करके बताइए कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो इस सैटेलाइट वाले में, तो -5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक, -10 जूल, -10 जूल आएगी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ग्रेविटेशन है तो वो नेगेटिव ही चलेगी। सबको पता है ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इनफाइनाइट पे जाके 0 होती है। अब काइनेटिक एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी ये रही, लगाना ये वाला फॉर्मूला, टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की, इन दोनों को जोड़ दो तो -5 जूल आ रही है, नहीं आ रही। एक्चुअली टोटल एनर्जी माइनस है, वो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, है नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी यदि ये होगी तो पोटेंशियल ये होगी और टोटल एनर्जी ये होगी। एक बार आप एक एनर्जी निकाल लेना, बाकी के लिए फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, एक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा लेना, काइनेटिक एनर्जी के लिए सपोज करो, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इससे नहीं इससे निकालना, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई करना है। टोटल एनर्जी इससे नहीं इससे निकालना, खत्म। अब यहां पर एक फिजिक्स और आपको ऐड कर रहा हूं, वो समझाने के लिए सुन लो। अब जिस भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आए, टोटल, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आए, उसका एक मायने, एक मैसेज, एक हिंट होता है, जो कि यहां है। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। यही नहीं, मैं पूरी फिजिक्स पूरे ब्रह्मांड के लिए बता रहा हूं, जब जब किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी, वो हमें ये बता रही होगी कि वो सिस्टम कौन है। यह सिस्टम प्लेनेट और सैटेलाइट आपस में किसी अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व है वहां पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, उल्टा बोल देता हूं उसका, जहां अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगी वहां सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आती है, जहां जहां अट्रैक्शन। तो कोई और एग्जांपल बताओ सैटेलाइट के अलावा, जहां मैं ही बता देता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन, यदि आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का याद हो तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन, है ना, नेगेटिव चार्ज। यदि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपको याद हो तो आपके सर ने जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली होगी तो वो नेगेटिव ही आई होगी, याद करो यदि याद है तो। यदि वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है, तो आपने वहां देखा होगा, यदि पन्ने पलट के देखना, नहीं तो आज देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसकी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आई थी। और वहां पर भी इसका यही मतलब है, इस ब्रह्मांड में जहां जहां एनर्जी नेगेटिव आती है, इसका मतलब वहां सिस्टम अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसका मतलब आपको उसे खींचने के लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको उसे तोड़ने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब ये होता है दूर करने। जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे की अट्रैक्टिव फोर्स से टाइटली बाउंड है ना, मैग्नेट दो, तो आपको उन्हें सेपरेट करने में के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, और फिर खींचने के बाद इनफाइनाइट दूरी पर डालने के लिए, जिससे कि दोबारा इंटरेक्ट ना कर सके, आपको वर्क करना पड़ जाएगा। तो बताइए एनर्जी नेगेटिव क्या होती है, समझ में आया कि नहीं? एनर्जी नेगेटिव क्या होती है, क्या हिंट देती है हमें, समझ में आया कि नहीं? किसी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव क्या, ठीक है, क्योंकि यहां सैटेलाइट की भी एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो इसका भी वही मतलब है, ये कोई अलग नहीं चल रहा। और फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते, ध्यान रखना। अब देखिए एक चीज, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ से वो लास्ट थ्योरी है आज की, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद समझ जाओगे। एक अगला टॉपिक है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वैसे तो इसका कोई सिंबल नहीं है, लेकिन बीई लिख लेते हैं, बीई, बी फॉर बाइंडिंग, ई फॉर एनर्जी। डेफिनेशन सुनना, धीमे धीमे बोलूंगा। बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इससे पहली वाली हेडिंग में हम ये पढ़ चुके हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे की अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, ये रही एनर्जी, टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी दूं कि इनका गठबंधन आपस में टूट जाए, हाउ मच एनर्जी, इनको आपस में तलाक दिला दे, मतलब तलाक दिलाने वाली फीस, मतलब कि ये दोनों बंधे हुए हैं आपस में, गठबंधन है, तो बाइंडिंग एनर्जी वो वकील होता है जो इनमें तलाक दिलाता है। फिर एक वकील की फीस भी तो होगी, भैया इतनी फीस दोगे तब तलाक दिलाऊंगा।
ठीक है, तो अब सुनिए, मैं तो अगली जो हेड डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड या ब्रेक द मतलब आपस की अट्रैक्टिव फोर्स है, जिससे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं और फर्दर इंटरेक्ट ना करें। अब सुनना, जिसको ये समझ में आ गया वो थोड़ा सा मेरे कहने पे मैं हिंट दूंगा, जिसको ये समझ में आ गया वो बता देगा कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। बताना, यदि किसी सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी -10 जूल है, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी -10 जूल है, तो बताना ये सिस्टम बंधा हुआ है या नहीं। सेवेश ने बता भी दिया। ये बताइए, यदि किसी की एनर्जी -10 जूल है तो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है कि नहीं। आपको 10 नहीं माइनस देखना है बस। अरे इसमें तो माइनस लग रहा है, ये तो बंधा है। अरे इसमें तो माइनस लग रहा है, ये तो बंधा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब सुनना, ये तो हो गई टोटल एनर्जी। मान लो मैंने इसमें अलग से प्लस के 4 जूल दे दी। सुनना, -10 जूल थी, अलग से +4 जूल दे दी, तो कितनी हो गई ये? -10 जूल थी, 4 जूल अलग से दे दी, ये हो गई -6 जूल। माइनस तो अब भी आ रहा है, तो ये तो अभी भी बना हुआ है, ये तो अभी भी बना हुआ है। मेरे एनर्जी देने के बाद भी, लो हर्ष भी समझ गया, मेरे एनर्जी देने के बाद भी इसमें अभी भी माइनस जिंदा है। तो एक काम करता हूं, इसमें प्लस का 7 दे देता हूं। अब प्लस का 7 दूंगा तो ये -10 + 7 -3 हो जाएगी, माइनस अभी जिंदा है। अभी मुझ में बाकी है थोड़ी सी जिंदगी। तो अब आप बताइए, ये मैं कम से कम कितनी दूं कि माइनस साइन से पिंड छूटे पहले, ये वाला पोर्शन कितना दूं जो मैं अलग से भर भर के डाल रहा हूं। कम से कम, सिर्फ थोड़ी गड़बड़ हो गई। मिनिमम एनर्जी कितनी दूं कि माइनस खत्म हो जाए बस। सोचो, यदि मैंने यहाँ -9 दी, +9 दी, तो भी माइनस जिंदा रहेगा। तो यानी बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं आप कि यदि ये -10 जूल है तो सर आपको अलग से कम +10 जूल देनी पड़ेगी। ये है फीस, इनके बीच में ये 0 हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। हो गया तलाक। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -10 जूल थी, 10 जूल तुमने दे दी, 0 हो गई, यानी माइनस हट गया। अब ज्यादा तो कितनी भी दो। तो ये जो कहलाती है, यही कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन वही होगा जो टोटल एनर्जी का होगा, बस साइन का अंतर होगा। क्योंकि जितनी है नेगेटिव में उतनी आपको पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ प्लस का Gmm/2r। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं? अभी बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं? मैंने कहा ना एफर्टलेस समझ जाओगे। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे उनके लिए रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक होमवर्क दे रहा हूं, बहुत आसान सवाल है, मेरे लायक नहीं थे, नहीं तो मैं खुद करा देता। जैसे क्वेश्चन नंबर है 8.19, 19वां सवाल एक्सरसाइज का। बिलीव मी, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ, ये आप कर जाओगे। और एक और है एग्जाम्पल 8.8, इसका आंसर शायद गलत है, आप अपना करना। लेकिन एग्जाम्पल 8.8 शॉर्ट एग्जाम्पल वो करना पहले, लेकिन 19वां करना पहले, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। हमारी आपकी मुक्कालात कब होगी? मुक्कालात